कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरह बातें करेंगे खुलकर और वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताएगा। और आज का प्रोग्राम तो आप सारे सब कुछ डिस्ट्रैक्शन जो भी आसपास है सब साइड में कर दीजिए और अगला आधा घंटा बस हमारे मेहमानों को आप सुनिए, क्योंकि आज यहाँ कुछ ऐसी ही बातें होने वाली है। मेहमानों से आपको मैं सबसे पहले मिलवा देता हूँ। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार में मंत्री रहे, 2 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, डॉक्टर शकील अहमद जी। अभी कांग्रेस पार्टी से अभी अलग हुए हैं कुछ रोज पहले। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। प्रदीप सिंह जी हैं आपके साथ प्रोग्राम में रोज की तरह। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी जी ही लाई हैं शकील जी को, तो विजय जी को बहुत धन्यवाद इसके लिए। शकील जी से कुछ बातें करेंगे। और इतना तो आप समझ ही गए कि वो कांग्रेस से अलग हुए, तो हमारा मुद्दा क्या है। लेकिन मैं शुरुआत में एक राइडर आप बताना चाहता हूं कि ये क्यों अलग है। और प्रोग्राम में हमारे ऐसे लोग आए हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए, किसी और पार्टी में चले गए, वो कुछ बातें बताते हैं, कहते हैं। तो लेकिन शकील अहमद जी को मैं उससे अलग कैटेगरी में क्यों मान रहा हूं और क्यों ये शो आज का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शकील जी ने पहले तो ये बात वो पहले ऐलान कर चुके हैं कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इनकी कोई इलेक्टोरल एम्बिशन नहीं है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट शकील जी ये भी कह चुके हैं कि मेरे परिवार में मेरे बच्चों का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। बिल्कुल। तो कोई ऐसी, और ना ये भी कह दिया उन्होंने कि मैं किसी और पार्टी में भी नहीं जाऊंगा। तो एक ऐसा आदमी जिसका अपना और परिवार का कोई चुनावी कम से कम अभियान नहीं है, ना वो भविष्य में देख रहे हैं ऐसा, तो मैं ये उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन है कि जो वो बातें कहेंगे वो इन ऑल अर्नेस्टनेस आपको बताएंगे। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे और कोई कारण रहे होंगे। जो वो बोलेंगे दिल की बात बोलेंगे, तो सच ही बोलेंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। वैसे नेता है, माफ कीजिएगा सर। सॉरी। लेकिन साहब बोलते हैं कम से कम निजी बातचीत में तो अभी तो हम लोग बाहर बैठे तो बहुत सारी बातें हुई, मुझे लग रहा है सब सारी सब यहीं भी कह देंगे। तो सर, समझना हम सर ये चाहते हैं कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है। लोग हमसे कई बार तंज करते हैं कि इतनी चिंता तो राहुल गांधी को कांग्रेस की नहीं होती जितनी आप करते हैं, इतनी बात आप कांग्रेस की करते हैं। लेकिन भाई, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, क्यों ना हो, उस पार्टी की बात क्यों ना हो। देश का 20% वोट जाता है उनको, तो देश में आज भी उनको पसंद करने वाले लोग हैं। तो वो पार्टी चुनाव क्यों नहीं जीतती? सीधी सी बात है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। अभी तो बिहार का उदाहरण हमारे सामने है इसमें। और आपने इस्तीफा उस दिन दिया पार्टी से जब चुनाव खत्म हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, चुनाव के बीच में नहीं, चुनाव से पहले नहीं, जिस दिन आखिरी वोट पड़ गया उस दिन दिया कि मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नतीजे के बाद भी नहीं। हाँ, नतीजे के बाद पहले, मतलब तय किया हुआ था, लेकिन वोट पड़ गया तो उसके बाद दिया। सर, क्या वजह रही, आप क्यों खिन्न हो गए पार्टी से? देखिए सौरभ जी, हर आदमी का एक आत्मसम्मान होता है और साथ में होता है कॉम्प्रोमाइज लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, पॉलिटिकल लाइफ में भी, किसी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कुछ न कुछ हर आदमी को करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि दिस फार एंड नो फर्दर, कि इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं बिहार कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। बिहार में 2 ही आदमी अभी के दौर में हैं जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तारिक अनवर साहब और मैं। और तारिक अनवर साहब तो फेसबुक पोस्ट थी चुनाव के बीच। मैं तो पोलिंग 6 बजे ख़त्म हुई है सेकंड फेज की, मैंने 6:05 पर खड़गे जी के यहाँ अपना इस्तीफा भेजा है। टाइप पहले हो गया था, लेकिन जाहिर है कि टाइपिस्ट ने गलती कर दी कि 10 के ही डेट में टाइप किया था। दस्तखत मैंने किया है 11 के डेट में और तब भेजा है उनको। तो इसलिए कि 5 ही वोट 10 ही वोट मेरे वजह से पार्टी का क्यों खराब है। मेरे पार्टी से, पार्टी की पॉलिसी, पार्टी के प्रोग्राम, मैंने ये भी लिखा उसमें कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा ज़िंदगी में। ये 3 साल पहले मैं ऐलान कर चुका था, मेरे बच्चों ने कह दिया, मैंने वो भी ऐलान कर दिया था कि मेरे बच्चे भी। जिस आदमी को न अपने लिए टिकट चाहिए न अपने बच्चों के लिए चाहिए, उसको आप आत्मसम्मान, और मुझसे बात नहीं किया मुझको, और ये है कि कैंडिडेट आपकी मर्जी का सब हो नहीं सकता है, लेकिन इतना तो रिस्पेक्ट कोई पे करेगा ना कि इलेक्शन हो रहा है। मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 2 सीट कांग्रेस को मिली, उस दोनों पे मुझसे बात ही नहीं किया।
और सब लोगों को मालूम है कि क्यों नहीं बात किया। लोकल लोगों को मालूम है। और बोलना ठीक है, इल्जाम तरह तरह का लगता है। आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, कौन बात करता आप? जो वहाँ इंचार्ज हैं, जो राहुल जी के जो बनाए हुए लोग हैं। देखिए हुआ क्या कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस मेरे हिसाब से बिल्कुल अलग अलग हो गई है। सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस, और फिर अपनी कांग्रेस में धीरे धीरे सबका समावेश किया। कहीं मनमानी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सारा एडजस्टमेंट हुआ। राहुल जी सोनिया जी की कांग्रेस को अपनी कांग्रेस नहीं बना पाए। राहुल जी की अपब्रिंगिंग की वजह से मुझको लगता है शायद कि इतने कल्चर्ड, इतने सिविलाइज्ड हैं वो, कि जिसको उनको आप कहना पड़ता है, जिसको वो तुम नहीं कह सकते हैं, या जिसको फर्स्ट नेम से नहीं पुकार सकते हैं, उसके साथ ही इज नॉट कंफर्टेबल। वो उनको सहज नहीं महसूस होता है। अब देखिए आप मतलब उनका बस चले तो वो आपको शकील कहें, ना शकील जी नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि उनकी अपब्रिंगिंग है। वो हम लोगों के साथ जो सीनियर के साथ बैठने में होता है कि उनको कह दिया गया कि आप कांग्रेस के अब सबसे ताकतवर सबसे ये हैं, तो वो जो बॉस वाली फीलिंग है वो हम लोगों के साथ बैठने में शायद नहीं होती है। अब देखिए मैं बताता हूँ अपनी बात। राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। तो मैं अगर कहता हूं कि हुजूर मैं आपकी वजह से लीडर बना हूं, तो मेरा तो अपमान है ही है, साथ साथ उनका भी बड़ा अपमान है। तो ये नहीं, और हमसे भी काफी सीनियर लोग हैं, तो उनके साथ बैठ के हम नहीं समझते हैं कि वो कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए सब लोग धीरे धीरे साइड लाइन हो रहे हैं। कमलनाथ जी को तो कमल कह देते हैं वो, जिनको फर्स्ट नेम से पुकार सकते हैं उनके साथ कंफर्टेबल होंगे। हम लोगों को नहीं कहा है, और हम लोगों को शायद कहते तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं। हाँ, आपको अगर वो कह देते शकील इधर आओ या शकील सुनो, नहीं कहा कभी। जो बात फैक्ट है वो मैं बिल्कुल वो ये कहूंगा, उन्होंने मगर वो कंफर्टेबल नहीं होते उसके साथ, जिसको फर्स्ट नेम पर वो आप जी जिसको कहना पड़े उसके साथ ही इज नॉट कंफर्टेबल। जो आपको पता है। हाँ, और उसके लिए भी प्लान है कि हम लाएंगे नए लोगों को। तो नए लोगों को कैसे लाएंगे? अगर इनको पुराने लोगों को किनारे करेंगे तो उसके लिए जब से वो आए हैं, आप मार्क कीजिएगा, अब तो जर्नलिज्म में है, ज़्यादा पैनी नज़र रखते हैं हम लोगों से। यूथ कांग्रेस NSY को उन्होंने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लिया कि इधर से लोगों को हटाएंगे, वो यूथ कांग्रेस और NSY के लोगों को लाएंगे जो राहुल गांधी जी के अलावा किसी को नहीं जानता है कांग्रेस में, जिसको अभी भी वो बनाते हैं। और मेरे ख्याल में जो स्टेट में भेजते हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ा। अब बताइए कि जो आदमी कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो तारिक अनवर को डायरेक्ट कर रहा है, जो 12 चुनाव लड़के जीत चुके, और कह रहा है कि उनको बताना क्या होगी कि चुनाव कैसे लड़ाया जाता है। जी नहीं, कोई जो भी जा रहे हैं, जब वही नहीं है, और भी वो हैं लोग जो कोई अपना चुनाव नहीं जीते हैं, चाहे झारखंड के हो चाहे कहीं के हो, कोई नहीं है। तो सवाल ये है कि आप रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा। हर आदमी पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आता है। ठीक है, लोग आते हैं, पद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब ठीक है, लेकिन वही कहा कि दिस फार एंड नो फर्दर। हमको फील हुआ ऑफेंडेड। बिहार के चुनाव में क्या किसी कांग्रेस वालों ने पैसा भी बनाया? आरोप बहुत लगा, सिटिंग MLA ने बनाया, और वो नहीं जो पिछले असेंबली का सिटिंग MLA थे। इस बार जो जीते हुए हैं उन्होंने टीवी पर बांट दिया है कि पैसा लिया। जो 6 जीते हैं उसमें से भी एक ने कहा कि, और वहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम लेके सबका कहा लोगों ने। सिटिंग MLA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाज़ाब्ते करके। उसके बाद कुछ सुधरा। फर्स्ट लिस्ट में बहुत ही गड़बड़ी थी, उसके बाद सुधरा। ये जो MLA साहब जिन्होंने बयान दिया है, ये जो 6 में अभी हमारे एक MLA हैं जिन्होंने बयान दिया है कि पैसा का इधर उधर हुआ, उनका भी टिकट रोक दिया गया था। जब हंगामा हुआ फर्स्ट लिस्ट के बाद, तब उनको टिकट। सो नोइंग राहुल गांधी, अब तो राहुल गांधी इन सब लोगों से मिले, जिनको जो हार गए उनसे भी मिले, जो जीते उनसे भी मिले दिल्ली में। नहीं, मेरा हारे हुए से कैंडिडेट से मिले। कैंडिडेट की बात। अच्छा, आप एक बार बता दीजिए। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि अगर उनके सामने भी कहा ही गया होगा साहब ये हुआ चुनाव में, तो राहुल गांधी कौन कहेगा, क्या किया? कौन कहेगा? सौरभ जी एक बार बता दीजिए। उसमें कुछ अच्छे कैंडिडेट भी मिले हैं, उनको उस कहना जो है वो सही है, लेकिन 5 ही आदमी 10 ही आदमी ने पैसा दिया मान लीजिए अगर, तो आप तो कोई कैंडिडेट कहेगा कि मैंने पैसा दे के लिया?
आप देने वाले और लेने वाले को बुला के बात कर रहे हैं तो दोनों में से कोई कहेगा कि पैसा हमने दिया और पैसा देने वाला भी वही बैठा है। होना क्या चाहिए था? नहीं होना बैठे। उसका बहुत चाहे तो बहुत इजी है ना कि जो आप सब सीट पर नहीं लड़े, 55 सीट्स पर लड़े, 5 पर तो फ्रेंडली कुछ होता नहीं है, मगर हुआ आमने सामने आरजेडी के। जिस 55 सीट पे लड़े उस पर आप कहते कि इनमें एप्लीकेंट कौन कौन थे, उनको बुला लीजिए, बहुत एप्लीकेंट नहीं। और उसमें से भी कहते कि जिसको ये है कि उससे ज़्यादा खराब कैंडिडेट, उससे वो मजबूत कैंडिडेट था और कमज़ोर कैंडिडेट को दे दिया गया पैसा लेकर के, तो आप आइए और प्रूफ कीजिए। वो 55 सीट के ही लोग थे, उनको बुलाते कि जो एप्लीकेंट थे, लेकिन आपने एप्लीकेंट को नहीं बुलाया, उनको बुलाया जिनको टिकट मिला था। अच्छा मुझे ये बताइए, चुनाव तो राहुल गांधी को भी जीतने हैं ना, राजनीति में है तो केवल वो आदर्श के लिए तो नहीं है, उनको चुनाव भी जीतने हैं। तो अब जैसे बिहार का इलेक्शन हो रहा था, हमारी समझ है कि अलावरू जी उनके हैंड पिक्ड आदमी थे, उन्होंने एक भरोसे विश्वस्त को अपने भेजा कि तुम जाकर के देखो चुनाव, तुम ही प्रभारी हो। राहुल गांधी की खुद की समझ और इन्वॉल्वमेंट किसी इलेक्शन में कितनी होती है? मेरे ख्याल में बहुत नहीं होती है। और मेरे ख्याल में जो एक थिंकिंग है, हम बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरी जो सोच है, हर आदमी की सोच होती है, मेरी सोच है कि उनकी सोच है कि मोदी जी से जब लोग निराश होंगे, ऊब जाएंगे, हम सेकंड पार्टी से तो हमको आप नीचे हिंदुस्तान में नहीं ले जा सकते हैं। नेशनल पार्टी तो दो ही है इस मुल्क में ना, बीजेपी और कांग्रेस। अभी मोदी जी का जलवा है, तो ये सोचते हैं मेरे ख्याल में कि मोदी जी से जब निराश होंगे लोग तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझको यही लगता है। अभी जो 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 एफर्ट हम देख रहे हैं वो वही लगता है। सहमत है आप इस बात से? हाँ बिल्कुल, ये धारणा बनी है, जो मेरी समझ है 2004 के चुनाव से। ये प्रणब मुखर्जी की कही हुई बात बता रहे हैं। 2004 के चुनाव के पहले मीडिया के लोगों से कहते थे हमसे आप लोग मिलते ही नहीं हैं, और वो मानते थे कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, सरकार नहीं बना रहे हैं। जब सरकार बन गई तो कांग्रेस में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी जिनको आश्चर्य हुआ कि हमारी सरकार बन गई। तब से कांग्रेस में एक बड़ा तबका ऐसा हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो सत्ता में है उससे लोग नाराज़ होंगे तो आपको चुनेंगे। जो शकील साहब बात कह रहे हैं, दो ही नेशनल पार्टी है। अगर बीजेपी से नाराज़ होंगे, बीजेपी को लोग हटाना चाहेंगे, तो विकल्प क्या है? रीजनल पार्टी तो कोई हो नहीं सकती, कोई एक स्टेट की पार्टी हो नहीं सकती, एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो अब सवाल ये है कि कब होंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि उस समय तक बीजेपी अपने को बदल नहीं लेगी? 3 चुनाव तो हो ही गए ना। अपनी लीडरशिप नहीं बदल लेगी, जो लोग चाहते हैं उसके अनुसार बदलाव नहीं कर लेगी। तो आपको देखिए, युद्ध कभी हो या ना हो, सेना के बारे में कहते हैं, लेकिन फौज को हर समय तैयार रहना चाहिए। इसीलिए युद्धाभ्यास चलता रहता है, वॉर एक्सरसाइज चलती रहती है। तो चुनाव में क्या है, राजनीति में क्या है? संगठन आपका तैयार रहना चाहिए। ये जो बीजेपी के बारे में, मोदी के बारे में कहा जाता है कि 24/7 जो है इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो किसी भी संगठन को, राजनीतिक संगठन को जो चुनावी राजनीति में है, इसी मोड में रहना चाहिए। कब चुनाव हो जाएगा पता नहीं, ऐसा तो नहीं चुनाव की अधिसूचना जारी होगी तब आप तैयारी शुरू करेंगे। दूसरी बात है कि राजनीति में हैं आप, सार्वजनिक जीवन में हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा नहीं है, आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, तो आपकी नीयत चाहे जितनी अच्छी हो, उसका नतीजा नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो शकील साहब ने कही, राजनीति में हो, किसी क्षेत्र में हो आदमी, आत्मसम्मान सबको चाहिए होता है। आत्मसम्मान से समझौता करने वाले कम होंगे, और हर आदमी के एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि यहाँ तक कर लेंगे, इतना कर लेंगे, और उसमें भी ये इससे तय होता है कि हमारी महत्वाकांक्षा क्या है। शकील साहब आज से 25 साल पहले अगर ये स्थिति आती तो शायद चुप हो जाते। आज उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, परिवार की महत्वाकांक्षा नहीं है, तो वो खुलकर बोल सकते हैं, तो वो बोल रहे हैं। अब ऐसे लोगों को, अगर राहुल गांधी सचमुच कांग्रेस को सुधारना चाहते हैं, कांग्रेस की स्थिति बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाकर बात करनी चाहिए। यही एसेट है
एक बार जो आपको बताएंगे कि क्या क्या गलत हो रहा है। कह दिया था इन्होंने एक बार वही गलती कर दी थी, कह दिया था एक बार, वो मैं बताता हूँ अभी आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो। लेकिन आपने कम्युनिकेशन वाली जो बात की विजय, कि आप सर ने आपने कहा कम्युनिकेशन, राजनीति में कम्युनिकेशन सबसे जरूरी चीजों में से एक है। उसके सर दो आयाम है। एक, कम्युनिकेट करने के लिए मेरे पास कोई मुद्दा होना चाहिए, भाई मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास कोई इशू तो हो। दूसरा, मेरे हिसाब से वो बाद में आता है। पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ, पहले मतलब आप में वो स्किल है कि नहीं, हाँ, वो कि लोग दोनों- सुनने आए आपकी बात, वो बात कर लेता हूं। वो हो गया आपकी स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज पे कमांड। एक आपको जो विचार आपके दिमाग में है उसको आप बहुत स्मूथली उसको कन्वे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अमित शाह जी और मोदी जी की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उसके बावजूद वो हिंदी में कमाल हैं दोनों। अमित शाह जी की बात में तो खास तौर पर गुजराती टच भाषा में हाँ, खूब दिखता रहता है, है, हाँ। तो भी इतने इफेक्टिव स्पीकर हैं वो। कल ही आपने देखा ही पार्लियामेंट में। अरे राहुल गांधी जी के बारे में कहते हैं कि दो किसी से बात कर रहे हो तो 2-1 मिनट तो हिंदी में बात कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते, फिर अंग्रेजी में ही आ जाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, अब तो वो बोलते हैं हिंदी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अगर आप देखें लंबी लंबी तो हिंदी में वो Even करते one to हैं, one में। लेकिन 1-on-1 में वो अंग्रेजी में शायद ज़्यादा सहज हैं। और उनके आसपास के अगर आप लोग भी देखेंगे तो ज़्यादातर अंग्रेजी स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं आसपास में। लेकिन अब अगर धीरे धीरे आप देखें उनके पॉलिटिकल करियर को तो मुझे लगता है अब सहजता हिंदी वाली, लेकिन वो एक जिसको कहते हैं कमांड ओवर लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी पार्लियामेंट में स्पीच तो अंग्रेजी में मुझे दी है ना? हाँ, हाँ, वही ये मैं जो अभी कहने जा रहा था। SIR वाली स्पीच थी, SIR ये वाली speech अंग्रेजी में देखी। थी, लेकिन प्रेस क्यों कॉन्फ्रेंसेस जो है अंग्रेजी में पहले, थी, सवाल ये है। क्योंकि अंग्रेजी भाई में एक ज्यादा स्ट्रेटजी सहज होती है, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप जिस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं कि इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है, उसमें आप जो है वो राहुल गांधी अंग्रेजी में बोल में रहे हैं। सहज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजी में वो ज्यादा सहज हैं अपनी बात को कहने में, और शायद कम्युनिकेशन का एक नहीं, सबसे बड़ा, आप तुलना कीजिए, सोनिया गांधी तो और ज्यादा सहज होंगी, फिर भी हाँ, उन्होंने नहीं। चाहे पढ़ के बोलती रही हो, कोशिश उनकी हमेशा रही। सूर्या जी, ऑडियंस मैं वही कम्युनिकेशन की बात ही कर रहे थे। 2004 के पहले की वो वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ प्रदीप जी के, क्योंकि सोनिया जी के वक्त में एफर्ट होता था कि कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे ये हो। सोनिया गांधी जी की जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ कि अगर वो दिल्ली में हैं और कोई इंगेजमेंट, पार्लियामेंट या कोई मीटिंग, कोई ऐसा कुछ है नहीं है, तो वो रिलीजियसली 50 से 100 लोगों से 10 साढ़े 10 बजे से लेकर 1:30 बजे दिन तक मिलती थी। और हिंदुस्तान के हर कॉर्नर से आए हुए कांग्रेस के लीडर से भी मिलती थी, और 2-4 दिन पर पब्लिक भी कोई आ गई तो उससे मिल लेती। तो उनको ये नहीं था कि वो जिससे चाहती हैं उसी से मिलती ये एक्सरसाइज सर हफ्ते में जैसे कितने दिन की होगी? हो जाती थी 2-3 दिन, है। सोनिया गांधी जी की हाँ। 5 दिन, हफ्ते में 5 5 दिन, अच्छा, शनिचर भी 6 दिन भी, अच्छा। संडे को छोड़ के। और वो ये नहीं कि फिल्टर करके आदमी आया है, जिसने मांगा अपॉइंटमेंट 2 दिन 3 दिन में, उसके इससे वो उसको मिल गया, वो आई, सुनी उन्होंने बात। राहुल जी के यहाँ वो जिसको हिंदी नहीं आती थी वो अंग्रेजी नहीं अच्छा, आती थी। सोनिया गांधी जी एक लफ्ज आपसे अंग्रेजी नहीं बोलती हैं जब तक आप अंग्रेजी में नहीं बोलिए। वो टोटल बात वो हिंदी में बोलती हैं, उनकी सारी स्पीचेस हिंदी में लिखी हुई है। मैंने 50 स्टेज उनके साथ शेयर किया होगा स्पीच में, सारी स्पीच उनकी हिंदी में लिखी हुई है। मैंने उनकी हिंदी में एक आध वर्ड इधर उधर फ्लाइट में वो ठीक किया है। लोग बिहार जा रहे थे, एक फ्लाइट में मैंने ही कुछ लिखवा दिया था, तो मैंने कहा कि इसका लोग ये करेंगे, तो फ्लाइट में एक लफ्ज सोनिया गांधी जी अंग्रेजी नहीं बोलती हैं जब तक आप मिलने वाला अंग्रेजी नहीं बोलने। और राहुल जी कंफर्टेबल हैं अंग्रेजी में, ये बात सही है, हिंदी में बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन ही इज मोर कंफर्टेबल इन। हाउ डज दैट इफेक्ट हिज पॉलिटिक्स? लगता है इफेक्ट करेगा ही, क्योंकि 90% लोग जाते हैं जो दे कांट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो जाहिर है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। और ये जो आप युवा, वो जो बात आप कह रहे थे कि वो जो सोनिया कांग्रेस और राहुल कांग्रेस, वही उन्होंने अलग बना दी, राहुल कांग्रेस बना दी। हाँ, मतलब उसमें किस वो- टाइप के लोग आए? यंगस्टर्स को, यंग आते हैं हर जगह, आप हर जनरेशन इंस्टीट्यूशन में फ्रेश एयर की तरह यंग आते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो धीरे धीरे समय के साथ इज्जत से इससे अपना किनारे हुए। आप अगर सीनियर्स को गर्दन में हाथ लगा के निकालिएगा तो जाहिर है कि लोगों को परेशानी होगी।
लोग किसी का कोई है। अब हम आपसे बोल रहे हैं, मुझको लगता है कि कांग्रेस में मेरे बोलने से कोई फायदा होगा कि कुछ जो बचे खुचे पुराने लोग रह गए हैं उनकी इज्जत कुछ बढ़ेगी मेरे ख्याल में, और कुछ लोग रह गए हैं इसलिए कि उनके बाल बच्चे आ गए हैं, एक सह करके भी कुछ लोग हैं इसलिए कि उनका नेक्स्ट जनरेशन आ गया है कांग्रेस में। मैं उस मामले में लकी हूँ कि मेरे बच्चों ने कहा कि हम पॉलिटिक्स में। आपके इस्तीफे का मैग्नीट्यूड मैं उस लेवल का मानता हूं जैसा शायद गुलाम नबी आजाद हुए थे। क्यों सर? देखिए वो बड़े लीडर गुलाम नबी आजाद, आप सबका उतना ही लंबा चौड़ा ग्राफ है पार्टी के अंदर। लंबे समय से आप जुड़े रहे पार्टी में, मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहना। उसके अलावा मेरे तो ग्रैंडफादर 1937 में एमएलए थे कांग्रेस के, मेरे फादर 5 टर्म रहे, डिप्टी स्पीकर रहे। एक बार हो गया कि एक हफ्ते के बाद चीफ मिनिस्टर में ओथ हो रहा है, नहीं हुआ, पॉलिटिक्स में होता है। मैंने जो एग्जांपल दिया क्योंकि वो भी जब अलग हुए पार्टी से तो उनके भी यही इश्यूज थे कि भाई कोई बात तो करो हमसे। मैंने 40 साल अगर पार्टी को दिए हैं और आपने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं एक दिन में अचानक जो है डेडवुड तो नहीं हो सकता कि मैं अचानक से आज मैं आपके लिए कुछ किसी काम का ही नहीं रहा। कम्युनिकेशन गैप बहुत है जिसकी वजह से, और राहुल जी से कम्युनिकेशन, और हर आदमी जानता है कि फैसला वही, सारा फैसला वही करते हैं। इसलिए अब अभी एक मीडिया में बात आई और शायद आप ही के यहाँ डिस्कस हो रहा था, कहीं मैंने देखा कि अभी जिस समीक्षा बैठक की, सो कॉल्ड समीक्षा बैठक की बात आप कर रहे थे, तो उसमें राजेश राम जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खुद भी बेचारे हार गए, अच्छे हैं कल्चर सिविलाइज, उनके फादर भी कांग्रेसी थे, तो वो रिजनेशन देने गए खड़गे जी को। तो खड़गे जी ने कहा हमारे अध्यक्ष ने कि हमको क्यों देना है, राहुल जी को दीजिए। तो राहुल जी को दीजिए इसका मतलब कि राहुल जी अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा और नहीं करेंगे तो नहीं होगा, यही मतलब ये मीडिया में आई है चर्चा, अभी क्लिप भी मेरे पास है। तो जाहिर है कि अगर ये बात सही है कि वो गए खड़गे जी को देने के लिए प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट कह रहा है कि आप राहुल जी से ये करवा लीजिए, तो ये क्या इंडिकेट करता है? और ये पार्टी के अंदर हर आदमी जानता है कि फैसला सारे का सारा राहुल जी ले रहे हैं। तो खड़गे जी की पोजीशन क्या है सर? खड़गे जी की पोजीशन है कि एक सीनियर आदमी चाहिए, एक जो पर्दे में सब काम आपका करे, एग्रीमेंट में आपके रहे, और खड़गे जी ने वो किया है। ये तो मैनेजर का काम होता है। देखिए बताता हूं मैं, कांग्रेस के लोगों ने चुना उनको, ये बात सबको मालूम था कि राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के कैंडिडेट है। शशि थरूर जी को बहुत से लोग देना चाहते थे, लेकिन जब खुल के हो गया चुनाव तो कि ये ऑफिशियल सर। कैंडिडेट है, नहीं ठीक। देखिए एक बात उसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस का पूरा रैंक एंड फाइल जो भी कांग्रेस में है, उनका सबसे पहली प्राथमिकता नेहरू गांधी फैमिली के प्रति है। उसमें कहीं किसी को कोई शक है तो अपना दिमाग से निकाल ले। वो जिसको चाहेंगे वो अध्यक्ष रहेगा, जिसको चाहेंगे वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। अब चूंकि सारा कमांड राहुल जी के पास है, तो सोनिया जी लगता नहीं है कि अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं उसमें। सोनिया जी अब नई पॉलिटिक्स में एक्टिव आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है। बहुत पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जाती हैं आती हैं, वो देखते हैं, मिलती हैं, वो मिलना वलना उन्होंने। राहुल जी को सलाह देना, या मान ले कोई व्यक्ति राहुल जी तक नहीं पहुंच पा रहा, उन तक अपनी बात पहुंचा दी, तो वो राहुल जी को कहें कि भाई देखो इसको जरा। तो मेरी जो समझ है और जो जानकारी है वो बहुत ही कम मिलती है लोगों से। अच्छा, बहुत ही कम मिलती है। एक नहीं, उनके मन में भी, जैसे चिदम्बरम साहब का तो हमको पता है, सोनिया गांधी के बारे में लोग चर्चा करते हैं। दोनों लोगों को लगता है कि हो सकता है हम कहें और राहुल गांधी न माने, मना कर दें, हमारी बात टाल दें। चिदम्बरम साहब ने तो कहा कि ये बात कहूंगा अगर जाकर तो अपमानित कर सकते हैं मुझे, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, हाँ, तो ऐसे लोगों की संख्या कम से कम जो पुराने लोग हैं बहुत ज़्यादा है। उनको डर लगता है कि अगर अपना आत्मसम्मान बचा कर रखना है तो चुप रहो। और ये जो लोगों से मिलने वाली बात है कि सर कह रहे हैं सोनिया जी हफ्ते में 6 दिन मिलती थी, राहुल जी, मतलब मैंने भी देखा है नेताओं के यहाँ तो सुबह सब अपना वो 5-6 बजे नहा धो के सब बैठ जाते हैं और लाइन लग जाती है लोगों की आने के लिए। नहीं, वो अपॉइंटमेंट देख के बुलवा के क्या फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट होता था, बुला के मिलती थी, और पूरे हिंदुस्तान के से लोग आते थे। ये तो किसी नेता के लिए बेसिक है ना, लोगों से फीडबैक का मैकेनिज्म है। वही है। लेकिन ये जैसे सर ने भी कहा कि सोनिया जी के टाइम में ज्यादा स्मूथ मैकेनिज्म था, अब वो मैकेनिज्म है नहीं, और शायद एक कोटरी है जो डिसाइड करती है वो किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, तो उसमें भी काफी सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं। भाई मैं तो नेताओं की नहीं बात कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ लोग वैसे ही अपनी एक अर्जी लेकर के, कागज लेकर के खड़े हो जाते हैं नेता के घर के बाहर,
साहब देख लें, और मैंने देखा है लोगों को, वो नहीं, आम ये लोगों भी को दो- एंटरटेन दो कर चार रहे दिन हैं। में आपके सोनिया सिस्टम गांधी में कौन उनसे लोग भी, आम आदमी से भी 2-4 हाँ, दिन में वही मैं कह रहा हूँ। मिल वो लेती जब थी। राहुल जी आते हैं, राहुल गांधी आते हैं जब कांग्रेस पार्टी में, तो जब वो जा रहे होते हैं निकल के किसी मीटिंग के लिए, तो वहां पे लाइन लगी होती है कुछ कार्यकर्ताओं की, वो चिट्ठी देते हैं उनको जाते हुए जब, तो उनके पीए जो है वो चिट्ठियां लेते हैं। जनता फिर दरबार उसके जैसा बाद- कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है। जनता दरबार जैसा नहीं है, वैसे मिलते हैं जैसे भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से काफी उन्होंने मुलाकात की या ऐसे मिली है, पर ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा वहाँ याद का। दिला दी, थैंक यू विजय सर। ये देखिए- जो वोटर अधिकार यात्रा थी बिहार में राहुल जी की, देखिए वो उसमें कौन लोग थे? उसमें ज़्यादातर लोग जो उस वक्त गए थे, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। 26 सितंबर को राहुल जी मेरे डिस्ट्रिक्ट में गए थे, तो उसके पहले 24 सितंबर को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्हीं के प्रोग्राम के लिए कि आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में, और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जहाँ की दूरी थी, जहाँ से वो एंट्री थी उनकी डिस्ट्रिक्ट में, वो 70 किलोमीटर था। तो मैं सीधा साधा, एक गाड़ी, एक ड्राइवर, एक सिक्योरिटी, यही मेरे साथ रहता है। ज़िले में गए तो कोई एक नेता चले आए, 2 नेता चले आए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 गाड़ी मेरे साथ रहती है। उस दिन जब मैं चला वो 70 किलोमीटर पीसी करने के बाद, तो मेरे पीछे 55-60 गाड़ी लग गई। किसी ने कहा मुझको, मैंने कहा ये इतनी गाड़ी कैसे आ गई? तो कहा कि ये कैंडिडेट लोग हैं और ये इलेक्शन 1 महीने के बाद आने वाला है और उनके जमा किए हुए लोग हैं। अच्छा, हम लोग 5-6 पार्टी मिलकर लड़ रहे थे, तो हर एक कंस्टिट्यूंसी ये नहीं था कि किसको कौन मिलेगा, तो सारे आ गए थे। तो हर कंस्टिट्यूंसी से 5 आदमी कैंडिडेट और उस 5 आदमी के 50-50 सपोर्टर, तो वो लंबी लाइन लग तो ये गई। सब जब टिकटार्थी थे ये। जब ज्यादातर लोग या उनके सपोर्टर्स थे, तो जहां जहां, ये बात फैक्ट है कि जहां जहां ऑर्गेनाइज करके मीटिंग पॉइंट्स थे, ये थे, उस पर भीड़ थी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आप मास एजिटेशन चला रहे हैं, तो मास इशू में सड़क के किनारे लोग, मास को होना चाहिए ना, वो हम लोगों को कहीं नजर नहीं आया। और एक बात और जो हम लगातार बोल रहे हैं कि भाई है कि 65 लाख लोग, और ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, अपने डिस्ट्रिक्ट में पूछा है कि 65 लाख लोग काट दिए गए, लेकिन हमने कहीं 65 आदमी को भी प्रोटेस्ट करते नहीं देखा कि हम जिंदा है, हमारा नाम काट दिया गया है। और हो सकता है कि वो इनोसेंट हों, उनको नहीं मालूम होगा कि मेरा नाम काट दिया गया। तो हम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, कांग्रेस के, आरजेडी के, सीपीआई, सीपीएम, माले, और वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे हमारे मुकेश सहनी जी, तो उनकी पार्टी के, इनकी पार्टी नहीं, उनकी पार्टी के जो लोग थे, उनको कहना चाहिए ना संभल करके कि साहब ये 5 आदमी जिंदा है, उनका टिकट काट दिया सर गया। थैंक यू, केस डिसमिस्ड। यही है ना एसआईआर का। आपने कहा 65 लाख लोग के नाम कट्टे, हाँ, 65 तो आते हैं। ईवीएम में हमको शक है, और मैंने राहुल जी को कहा है कि ईवीएम टैंपर होता है। वो बोले कि आई एम 100% एग्रीमेंट। वैसे तो राहुल जी अब ईवीएम भूल गए, हाँ। लेकिन एसआईआर, वो वोट चोरी, वोटर भाई हम लिस्ट की बात करते नहीं, हैं। हम अब तो ठीक है। अच्छा, अगर एडिशनल भी वोट जोड़ दिया तब भी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को कहना चाहिए कि साहब ये लिस्ट है, ये आदमी नहीं है गांव में। एक हमारे यहाँ गांव है बिस्फी, जहाँ से मैं एमएलए होता था, वहाँ छछुआ एक बड़ा गांव है, मुसलमानों की बड़ी बस्ती है। तो उप प्रमुख को हमारे बीमार थे, मैं उनको देखने गया, तो मुखिया जी भी आ गए, एक्स मुखिया जी भी आ गए, सरपंच जी भी आ गए, जो होता है। ये 2-3 महीना पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ये मुसलमानों का गांव है, बीजेपी वाले लोग वोट कटवा उठवा रहे हैं, जो बात जो सच्चाई है, सो तुम लोगों का वोट उठे। बोला 1 वोट नहीं कटा है, 1 वोट फाजिल लग रहा है, वो हमको समझ में नहीं हम लोग को आ रहा है कि किसका है। और बड़ी 5000 मुसलमानों की बस्ती, बड़ी बस्ती है छछुआ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। कोई वोट नहीं कटा। कहा हम लोग कोई वोट नहीं। तो राहुल जी तो पार्लियामेंट में भी कल तक ही वोट चोरी कर रहे हैं, और उनका मुद्दा तो आज भी यही है। नहीं, अगर वोट चोरी, मेरा बहुत सिंपल कहना है कि अगर 65 लाख लोगों का, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि भाई आप लोगों ने, प्रेस वालों ने कहीं देखा एजिटेट करते हुए? तो नहीं, वो नहीं देखा। तो ये शो शकील साहब को दिख रहा है, राहुल गांधी को क्यों नहीं दिख रहा? उनको कौन बता रहा है कि यही मुद्दा है आपका? साहब वो कौन बताएगा? वो कहानी जो राजा नंगा है वाली है, राजा नंगा था, कोई बताने वाला नहीं था। एक दिन बच्चे ने बोल दिया तो पता चला। तो कोई बताने वाला तो हो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सिस्टम का फर्क यह है कि वहाँ अहमद पटेल और दूसरे लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने राजनीति को जमीन से देखा था और नीचे से ऊपर उठकर आए थे। उनको मालूम था कि किस मुद्दे पर कब बोलना चाहिए, कब चुप रह जाना चाहिए, किन लोगों से मिलना चाहिए, कैसे लोगों से मिलना चाहिए।
तो जब तक इसकी समझ वाले लोग नहीं होंगे तब तक जो पहुंच जाए, जो किसी तरह से आपको अप्रोच कर ले, अगर आपकी बात उनको ठीक लगी तो मिलवा देंगे, नहीं मिलवाएंगे। मैं अब एक बात सर्वजी, सोनिया जी इतना वेल इन्फॉर्म थी, हम लोग को कोई बहुत बड़े मशहूर मुल्क के लीडर तो थे नहीं, 150 लोगों में एक आदमी थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, कभी आए और हमारा कोई बयान है उनको खबर रहती थी, बोले उस मामले में तुम क्या बोले थे, इस मामले में तुम क्या बोले थे, इसमें तुम्हारा क्या स्टैंड है, उससे तुम्हारी बहुत दोस्ती आजकल सुनते हैं। तो ये मिलने का फायदा था उनको, वो मिलती थी, हमारे दोस्त भी मिलते थे, हमारे दुश्मन भी मिलते थे, हमारे खिलाफ वाले दुश्मन यानी कि हमारे खिलाफ वाले भी लोग मिलते थे, जो हमसे एग्री नहीं करते थे वो भी मिलते थे, तो वेल इन्फॉर्म थे, उनको सब जानकारी। सर एक आध मिनट मेरे पास बचा है, लेकिन ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस नोट पर तो ये बात आ ही जानी चाहिए, क्योंकि आपने भी कहा कि कौन बताएगा। मैं कहता हूँ हैं बताने वाले, सर ये बैठे बताने वाले। अच्छा, ये टीवी से ये नहीं बता रहे, ये सामने भी बता चुके हैं। उसका नतीजा हम भुगता हुआ बता दे रहे हैं। मैं अब क्योंकि मुझे नहीं पता शकील साहब कितना डिटेल में बताते, कुछ बातें उन्होंने क्योंकि बाहर बताई थी, सॉरी सर मैं शेयर कर दे रहा हूँ कि बिहार में कांग्रेस की क्या हालत है, ये बंद कमरे की मीटिंग में राहुल गांधी के सामने शकील साहब ने बता दिया, और वही बता दिया जो थी हकीकत, कि नोटा से कम वोट मिलते हैं आपको। जो आदमी इंडिपेंडेंट लड़ता है वो 10,000 ले लेता है, आपकी पार्टी का बागी इंडिपेंडेंट लड़के 10,000 ले लेता है, और पार्टी से लड़ता है तो 3,000 वोट लेता है। ये पार्टी की हालत बिहार में है, ये इन्होंने राहुल गांधी को बता दिया। इनकी जगह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। तो सर क्या हुआ उसके बाद? और उसके बाद मुझको उस दिन का दिन और आज का दिन है, आज मतलब 11 नवंबर को मैंने रिजाइन किया, मुझको कभी फिर दिल्ली की बैठक में बुलाया नहीं। ये कब की बात और है? ये बात है मेरे ख्याल में 2023 में नीतीश जी को मैं रखने के लिए बोल रहा था। नीतीश जी छोड़ के जब उसके एक महीने के बाद उन्हीं को हम रोकने के लिए बोल रहे थे कि बोछा हमारे यहाँ एक है किस बगैर अलायंस के लड़े, हमको 1,000 वोट आया और नोटा को 2,000 वोट आया, और तारापुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो इंडिपेंडेंट लड़ा उसको 10,000 आया और हमने दे दिया तो उसको 3400 वोट आया। तो इसलिए बहुत है, नीतीश जी को रोकने की कोशिश कीजिए। और ये बंद कमरे में बिहार पर ही स्पेसिफिक मीटिंग हो रही थी, उस दिन का दिन है, और 11 नवंबर जिस दिन मैंने रिजाइन किया, कभी मुझको फिर दिल्ली की मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तो अब सच्चाई कहने पर अगर ये होगा तो थोड़ी परेशानी अगर कोई नेता असलियत नहीं जानना, मतलब सच्चाई नहीं सुनना चाह रहा, तो फिर क्या बोला? और इसमें कोई कौन सी किसी की कोई पर्सनल बुराई हो रही है? पार्टी की स्थिति जो है वो बताई जा रही है, पार्टी की स्थिति बताई जा रही है, पार्टी के हित में क्या है ये बताया जा रहा है, और उससे फायदा सबसे ज्यादा आपका ही होने वाला है। भाई अगर पार्टी सफल होगी, चुनाव जीतेगी, आगे बढ़ेगी, तो उसका श्रेय तो सारा राहुल गांधी को मिलेगा ना। तो आप वो बात भी अगर सुनने को तैयार नहीं है, तो जो शकील साहब बात कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कांग्रेस पे और लोगों को पता नहीं होगा कि अगर बोल देंगे, कह देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। आज की बात पता नहीं और कौन बोलेगा। विजय सॉरी, आज हमारा आपकी मेरी बारी सुनने की थी ज्यादा। तो शकील साहब, मुझे लगता है आज भी आप कांग्रेस के हितैषी हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने लिखा है कि मैं जिंदगी भर कांग्रेस का रहूंगा, जिसको जो आइडियोलॉजी है उसकी वो बिल्कुल एग्रीमेंट में है। लीडरशिप से, लीडर में तो अभी जो प्रेजेंट लीडर हैं या कुछ लोग जो उनके बनाए हुए हैं उनसे मेरा डिफरेंसेस हुआ है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मेरा कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है सर, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए, बहुत धन्यवाद खासकर स्टूडियो में आने के लिए आपका। बहुत शुक्रिया विजय, बहुत शुक्रिया आपका। अगेन सॉरी काम कम बात कर पाया आज, लेकिन ठीक है। अगेन डॉक्टर शकील अहमद जो कह रहे हैं मेरी अब कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मेरे बच्चों की कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, उन्होंने ये बातें कही हैं, इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आज इतना ही।